क्या दूसरा? हाँ जी बेटा, आप बहुत पीछे तो नहीं, आगे आ सकते हैं, चेयर्स इधर उधर या ओके है, जैसे आप कन्वीनियंट है। अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट किया था डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमने स्टार्ट किया फोर्सेस इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और क्या पढ़ा? फोर्स जो होती है एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है। फोर्स एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट, इट डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म फोर्स। फिर हमने पढ़ा फोर्स हमेशा पेयर्स में होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। जितनी फोर्स ए बॉडी बी पे अप्लाई करेगा उसकी इक्वल और ऑपोजिट बी ए पे अप्लाई करेगा। ये पढ़ा आप लोगों ने। फिर हमने पढ़ा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन है। फोर्स विल बी 1 न्यूटन व्हेन 1 kg मास इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पढ़ा आप लोगों ने। देन वी डिस्कस देयर आर 3 फैमिलीज, 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नेचर ऑफ फोर्सेस 3 होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेट वगैरह। वेट के अलावा जितनी भी फोर्सेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और तीसरी होती है न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर हम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस। तो हमने पढ़ा वेट। वेट क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये क्या होता है? पुल ऑफ अर्थ। और इसके साथ हमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस, है ना। फिर हमने पढ़ा टेंशन अलोंग द रोप होती है, और टेंशन की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है, रोप के अलोंग हर जगह पे सेम होती है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड, अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड। यहां तक पढ़ा। लास्ट पे पढ़े थे फ्रिक्शन। बता रहा था बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज स्लाइडिंग इफेक्ट, दैट अपोजेज स्लाइडिंग मोशन। स्लाइड होने को या स्लाइड होने की कोशिश को अपोज करती है। 3 किस्म की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। इतनी डिटेल नहीं चाहिए, वैसे ही बता रहा हूं। अच्छा, अब ये बॉडी है ना, इस पे ये बंदा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ये रफ फ्लोर पे पड़ी हुई है, फ्रिक्शन अभी 0 है, फ्रिक्शन नहीं है इस पे। अप्लाइड फोर्स 0, फ्रिक्शन 0, हालांकि रफ फ्लोर है। फ्रिक्शन उतनी ही होती है जितनी अप्लाइड फोर्स होती है। जब बॉडी नहीं चल रही होती, जितनी स्लाइडिंग फोर्स होती है ना बेटा, स्लाइडिंग फोर्स जो स्लाइड करना चाह रही है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उसकी इक्वल और ऑपोजिट फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। अभी मैं इससे फोर्स लगाता हूं, सिमुलेशन में देखिए जरा। ओके बेटा, सो कॉन्सेंट्रेट करें जरा। मैं इसको पुश करने लगा हूं, ये देखो, ये जोर लगा रहा हूं मैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं। ये जैसे जैसे एफ ए अप्लाइड फोर्स है और एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं। ओके, दोबारा देखिए जरा, बॉडी चेंज कर सकते हैं हम इसमें। ओके, आई एम अप्लाइंग फोर्स। ये देखो, मैंने 159 न्यूटन फोर्स कर दी, फ्रिक्शन भी 159 हो गई। मैंने 231 फोर्स कर दी, फ्रिक्शन भी 239 हो गई। 280 कर दी, 330 कर दी। जैसे जैसे मेरी फोर्स बढ़ती जा रही है, अप्लाइड फोर्स का एरो बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन का एरो भी बढ़ता जा रहा है। यू नो, मैं राइट पे पुश कर रहा हूं। एफ ए अप्लाइड फोर्स, एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स। जितनी ये बड़ी होती जा रही है उतनी वो बड़ी होती जा रही है चलने से पहले। अब जब बॉडी चल पड़ेगी तो फिर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? जब बॉडी चल पड़ेगी तो उस पर डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। वो सिमुलेशन नहीं मुझे मिल रही जिसमें हम बॉडीज चेंज कर लेते थे। शायद ये, इससे बॉडीज भी चेंज कर लेते थे, वो नजर नहीं आ रही मुझे। ओके, यहां पे देखो, अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, इसका वेट ज़्यादा करना है मुझे। कहीं पे नज़र आ रहा है यहाँ पे बॉडी चेंज करने का ऑप्शन? एक सिमुलेशन में था, इसमें नहीं है, तो वही है। ओके, जितनी अप्लाइड फोर्स होती है उतनी फ्रिक्शन होती है। अब जब चलना शुरू कर देता है तो उसके ऊपर ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ना, ये कौन सी फ्रिक्शन होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। अब मैं इस साइड पे पुश करूंगा तो देखो, मैं इस साइड पे पुश करूंगा तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगी। अब ये जितनी मर्जी फोर्स कर लो, टक्कर लग रही है। एक मिनट प्लीज, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो नहीं मिल चल रही, पता नहीं क्यों, नाराज हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ये फ्रिक्शन से रिलेटेड बड़ी अच्छी सिमुलेशन थी और ये चल नहीं रही। ये नहीं चलेगी ना? अटेम्प्ट
नो, क्या क्या होगा, नहीं चल रही ना, नहीं इसका शट डाउन करके नहीं चलेगी। वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उससे भी अच्छी थी नहीं मिल रही। ये देख सर, ये चल रही है, नो फ्रिक्शन, ओहो फोर्स अप्लाई करनी है, बंदा फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, अप्लाइड फोर्स, यस ओके, ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स, आई एम इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, चलने से पहले जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी फ्रिक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखो अब मैं लेफ्ट पे पुश कर रहा हूँ, यू नो जितनी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है उतनी फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? चल भी पड़ यार, बंदा तो मरने लगा है, और ये पूरी फोर्स दिखा दी है, ये चला नहीं है, ओके मतलब ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो फ्रिक्शन होती है ना, ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, जितना पुश ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना वेट ज्यादा होगा, खाली चेयर को ड्रैग करना इजी है, स्टूडेंट बैठा हो तो ड्रैग करना मुश्किल है, और जरा सेहतमंद स्टूडेंट बैठा हो तो ड्रैग करना और मुश्किल है, क्यों भाई, पुश ज्यादा हो गया ना, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। और किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस, स्मूदर सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगी, ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स पे, अभी अप्लाइड फोर्स 0 फ्रिक्शन 0, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन फ्रिक्शन इधर को 10 न्यूटन, अप्लाइड 20 न्यूटन फ्रिक्शन इधर को 20 न्यूटन, जब तक बॉडी चल नहीं रही होती जितनी स्लाइडिंग फोर्स होती है उतनी फ्रिक्शन होती है। आगे चलें, बस क्लियर है, थैंक यू, गुड। हाँ भी आगे चल रहे हैं, ये कल का काम था ना, अब मैंने ऐसे नहीं करा ना, लेट आया ना, यू मिस द सीन। ओके भाई, हारिस भाई, सर हारिस मुझे मार्केट चाहिए था, ठीक है, ओके। हाँ भाई नेक्स्ट बेटा, फोर्सेस, दोबारा लिखिए, फोर्सेस या तो बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती है, फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बेटा यहां पे बोर्ड नजर आ रहा है लिखा हुआ, यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ओके अच्छा किया बता दिया तुमने। और यहां पे कहां तक नजर आ रहा है, बस ठीक है, ओके बेटा, फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस, व्हाट, गुड यू आर राइट, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस, और अच्छे वर्ड में बताओ, गुड ट्राई, जबरदस्त। और ये सुनना चाहता था, कौन बोल रहा है, ये तुम बोल रहे हो, माफ करना मुझे क्या पता। बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जिनको जमा किया जाए तो 0 आए, जिनका रिजल्टेंट फोर्स 0, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0, बैलेंस्ड है, जितनी टोटल राइट साइड फोर्स की मैग्नीट्यूड है उतनी टोटल लेफ्ट साइड फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो बैलेंस फोर्सेस वो होती है, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट का मतलब सम ऑफ फोर्सेस, क्या मतलब होता है, सम ऑफ, बेटा बोलना नहीं है अभी आपने, फोर्सेस इज 0, हाँ जी। और जब ये नहीं होगा रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, जब सम ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 देन फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जिनमें रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है, तो लिख लें, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0। Forces will be balanced when resultant force is 0. And unbalanced कब होंगी, when resultant force not equal to 0. When resultant force not equal to 0.
जब फोर्सेस को प्लस करें जीरो आंसर ना आए, बेटी नजर नहीं आ रहा तो चेयर को ड्रैग करके साथ जोड़ लो अपनी से, बातें भी करो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश, डन, ओके। अच्छा बेटा, जब फोर्स जीरो होती है ना, अब हमें तो नहीं पता कि फोर्स जीरो है कि नहीं, कोई नजर आ रहा है मेरे पे फोर्स जीरो लग रही है, हमें नहीं पता जीरो लग रही है, तो हमें कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? जिस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है ना बेटा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। जिस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो हम ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेलरेट नहीं करी, कांस्टेंट, इसका यही मतलब है ना कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बेटा अगर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। जब किसी चीज की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उससे फोर्सेस बैलेंस्ड है, करेक्ट? जब किसी चीज की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। हमें क्या पता चलेगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, हम चेक करेंगे उसका एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं है। अगर तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, तो ये भी कहते हैं कि बॉडी किस में? इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। रुकी है तो रुकी ही हुई है, चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कुछ चीज रुकी हुई है, अब मैं रुका ही हुआ हूं, मुझ पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। आप लोग रुके हुए हैं, आप पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। हाँ, अगर मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं तो मेरे पे फोर्सेस क्या है? अनबैलेंस्ड। ठीक है, एक्सेलरेट होंगे तो फोर्सेस क्या है? अनबैलेंस्ड। आपको पता है ना, मुझे बेटा अगर मुझे ऊपर कुछ छलांग मारनी है तो मैं सीधा खड़े छलांग नहीं मार सकता। मेरे पे दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना वेट। मेरे पे फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड। लिसन, मैं ऊपर कुछ छलांग मारना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है आपको? मुझे अपनी टांगों को यूं टर्न करना है, टर्न किया, एनर्जी जमा की, एकदम से स्ट्रेट करना है। अब ये जो जंप लगा रहे होते हैं ना, यूं सीधा रख के जंप लगाए ना, घुट्टों को सीधा रख के नहीं लगा सकते, आपको यूं फोल्ड करके यूं स्ट्रेट करना है। तो होता क्या है, जब आप बेटा जब अपनी टांगों को यूं टेढ़ा करते हैं और यूं जोर से स्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है? आप जमीन को जोर से पुश करते हैं, आपका एक्शन बढ़ता है। जब आपका पुश बढ़ जाता है तो जमीन का रिएक्शन वेट से ज्यादा हो जाता है। अगर हम रुके हुए हैं ना, आप जहां पे रुके हुए हैं, देखो जमीन पे रुके हुए हैं, सुनो प्लीज, जितना वेट है उतना रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। वेट कितना है? चलें जी 800 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 800 न्यूटन्स। ओके, अब जब मैं छलांग लगा रहा हूं तो मैंने क्या किया? 800 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि अपने वेट की वजह से आप जमीन को 800 न्यूटन से ही पुश कर रहे हैं। बस आप जमीन को 800 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, अपने वेट की वजह से जमीन आपको 800 न्यूटन से पुश कर रही है, तो आप पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे। अब क्या किया मैंने? छलांग लगाने के लिए क्या किया? अपना जो डाउनवर्ड पुश है ना, एक तो वेट है ना, कुछ अपनी एनर्जी जमा की, टांगों को स्ट्रेट किया और मैंने अपना पुश कर दिया 1200 न्यूटन। 800 न्यूटन वेट ने दिया, बाकी मैंने अपनी टांगों को जोर से स्ट्रेट किया, तो मेरा पुश कितना हो गया? जब ये एक्शन 1200 न्यूटन हो गया तो उसका रिएक्शन भी कितना हो गया? 1200 न्यूटन। वेट कितना है? 800 न्यूटन। रिएक्शन कितना है? 1200 न्यूटन। अनबैलेंस्ड, ऊपर को एक्सीलरेट करें। खड़े रहते हुए एक्सीलरेट नहीं कर सकते आप। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझाऊंगा। वेइंग मशीन पे खड़े हो नजर आप, वेइंग मशीन पे जंप लगा के नीचे उतरे, वेइंग मशीन पे खड़े हो। वेइंग मशीन देखिए आपने, जिसे आपका बाथरूम स्केल, जिसे आपका मैस आ रहा होता है, असल में होता तो वेट है लेकिन हम उसको मैस में कैलिब्रेट किया हुआ है। आपका मैस आ रहा है 60 किलोग्राम, छलांग लगा के उतरेंगे ना, पॉइंटर 80 पे चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। आप एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं अपनी एनर्जी जमा करके। अच्छा, बात करेंगे इसकी, डोंट यू वरी। अभी क्या बताया आज का, क्या अभी तक क्या पढ़ा? फोर्सेस या तो बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, और बॉडी क्या होती है? और अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो सब नहीं होंगे ना, तो ये कंडीशन होगी, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये सब लिखेंगे आप। फोर्सेस या तो बैलेंस्ड होती हैं या अनबैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट जीरो होता है। अब हमें क्या पता कि इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? हम देखते हैं क्या वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही।
अगर तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, रुकी है तो रुकी हुई है, चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। आप कहेंगे सर जो चल रही है वो इक्विलिब्रियम में कैसे है? सुनो, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो चीज रुकी है, रुकी हुई है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जो चीज चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, वो भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस्ड। तो बेटा फोर्सेज या तो बैलेंस्ड होंगी या अनबैलेंस्ड होगी। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेडिंग लिखिए न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा बोले इतना ना यार, बार बार कहना पड़ रहा है आपको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों नाम है इसके। हाँ जी, किस किस को आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हाथ ऊपर करके बताएं मुझे। आता था, भूल गए? आता है आपको? बताओ। वो इनर्शिया जो होता है, गुड, शाबाश, आता है आपको। यार रुकी चीज रुकी रहती है, चलती चीज चलती रहती है, ये लॉ है। आ गया ना? द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल सम एक्सटर्नल या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, रुकी बॉडी रुकी रहेगी, चलती बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो लिखिए डेफिनेशन, बाद में समझाता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखिए, अ बॉडी विल कंटिन्यू, बच्चे घर बैठे हुए, अ बॉडी विल कंटिन्यू, a body will continue to retain, a body will continue to retain its state of rest, a body will continue to retain its state of rest or motion with uniform velocity, or motion with uniform velocity until some unbalanced force या some resultant force acts on it, until some resultant force acts on it. एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है। until some resultant force acts on it. अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी रुकी बॉडी चलने लग जाएगी, चलती बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? सिंपल वर्ड में, रुकी चीज रुकी रहेगी, चलती चीज चलती रहेगी। इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, बिल्कुल पूछता है बेटा लॉ। ओ लेवल में तो डेफिनेशन जरा कम आती हैं, 10 क्वेश्चन है तो 5 डेफिनेशन है। ए लेवल में 12 क्वेश्चन है, 12 डेफिनेशन है, और ये ज्यादा पूछता है। आपको याद करनी है डेफिनेशंस, ठीक है, इसको याद करना है, जरूर पूछता है वो, रट्टा लगाना है इनको। हाँ जी, 1 और 2 मार्क्स होते हैं डेफिनेशन के, 1 और 2 मार्क्स, ऐसे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, याद करनी है। हाँ भाई, अगर आप एक ग्लास करके देखिएगा, अब मेरे पास वो एक पेज कॉपी का फाड़े और अपनी साथ पेन उसके रखे और पेन को जोर से, कागज को जोर से पुल करें, यू नो, ये ग्लास है, इसके नीचे पेपर है, पेपर को मैं एकदम से पुल करूंगा तो पेपर निकल जाएगा और ये ग्लास, आपका कैलकुलेटर, आपका पेन वहीं पे रह जाएगा। करके देखें जरा, एक पेज फाड़े ना जरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो बहुत कंजूस है ना, मैं इनको दे देता हूँ यहाँ से पेज। मेरी हेल्प करोगे बेटा, मुझे चेयर ला दोगे यहाँ पे, मेरी तार मुझे अलाउ नहीं करती। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चेयर, पेज ये ऊपर रख दिया, ऐसे पुल करना है, जादू हो गया ना। ओके, आपने देखा होगा वीडियोस में, टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं,
टेबल, खाना पड़ा हुआ है, ग्लास पड़े हुए हैं और वेटर आके यूं चादर खींचता है, वो चीज़ें उधर ही रह जाती हैं और इनर्शिया। आहिस्ता आहिस्ता पुल करूंगा तो साथ आएगा, एकदम से पुल करूंगा तो क्या होगा? करो, पेन रख के करो, बताओ। हाँ भाई बेटा लिसन, ये कोई चीज पड़ी हुई, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है, ये रुका रहना चाहता है। ओके, मैंने इसके नीचे पेज था, पेपर को जोर से पुल किया, पेपर को पुल किया एकदम से, पेपर तो आ गया, ये रुका था, रुका रहना चाहता था, वही रह गया। ओके, सिमिलरली अगर कुछ चीज चल रही है तो चलती रहना चाहती है। देखो मेरा हाथ चल रहा है ना, मार्कर भी चल रहा है। अगर मैं अपने हाथ को रोक दूंगा तो ये मार्कर चलता रहेगा। लिसन, मैं अपने हाथ को चला रहा हूं, मेरे हाथ की तरफ देखिए, मार्कर भी चल रहा है। अब मैं तेज चलाऊंगा और मैंने अपना हाथ रोक दिया, लेकिन ये मार्कर वाज इन मोशन, इट विल कीप ऑन इन मोशन, ये मूव करता रहेगा। यही होता है ना, जब गाड़ी चल रही होती है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी भी चल रही है, ब्रेक लग गई, गाड़ी पे तो अपोजिंग फोर्स लग गई ना, गाड़ी तो स्लो डाउन होगी, मुझ पे तो नहीं लगी, तो मैं उसी स्पीड से आगे जाऊंगा। इनर्शिया, चलती बॉडी चलती रहना चाहती है। मैटर को चेंज पसंद नहीं है, मैटर बड़ा लेजी है, कुछ चेंज पसंद नहीं है। इस रिलक्टेंस टू चेंज को बोलते हैं इनर्शिया बेटा। तो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? रुकी बॉडी रुके रहना चाहती है, चलती बॉडी चलती रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एग्जांपल दी, ब्लॉक रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आपका पेन रुका हुआ है, कैलकुलेटर रुका हुआ है, पेज नीचे पड़ा हुआ है, पेज को जोर से पुल किया, ये रुका हुआ है, रुका रहना चाहता है, प्रूव हो गया। इसी तरीके से अगर पेज के ऊपर ये चल रहा होता, पेज भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पेज को आप ब्रेक मार दें, ये चलता रहेगा, ठीक, बैठ जाओ, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो आगे लिख दें, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिए। इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना। इनर्शिया क्या होता है? इट इज टेंडेंसी, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू अपोज चेंज, inertia is the tendency to oppose change. Inertia is the tendency to oppose change in the state of rest or motion. Inertia is the tendency to oppose change in the state of rest or motion. Tendency to oppose change in the state of rest or motion. मैटर चाहता है रुका है तो रुका ही रहे, लेजी है मैटर, रुका है रुका ही रहना चाहता है, उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, चलती चीज चलती रहना चाहती है, उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। बेटा मैंने फुटबॉल को किक मारी, वो चलने लग गई, थोड़ी देर जाके रुक गई, उससे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अगर ये फोर्सेस नहीं होंगी वो सारी जिंदगी चलता रहेगा सेम स्पीड से। स्पेस पे कुछ चीज फेंके आप, अगर किसी तरह के जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा सारी बार, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यहां पे क्या होता है, चीजों को हम धक्का मारते हैं, चेयर को मैंने यूं पुश किया, रुक गई है। ये क्यों रुक गई है? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। सॉरी नहीं, फ्रिक्शन सब पे काम करती है, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं आप व्हील्स लगा के, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है ना। बहरहाल तो बेटा दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमें याद पता है, आपको भूला हुआ था, मैंने याद करा दिया। रुकी चीज रुकी रहना चाहती है, चलती चीज जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, प्रूव भी कर दिया। ये ब्लॉक रुका हुआ है, पेज निकालेंगे, पेज पे तो फोर्स लगी, पेज तो एक्सलरेट किया, इस पे इतनी फोर्स नहीं लगी, फ्रिक्शन इतनी नहीं थी इसको इतना चला सके। हाँ आहिस्ता आहिस्ता पुल करेंगे सच जाएगा, क्योंकि आहिस्ता पुल करने में इसको कम फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन उतनी फोर्स दे देगी तो चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप जोर से पुल करेंगे तो ये उधर ही रह जाएगा, इनर्शिया। इसी तरीके से अगर ये पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, या ये गाड़ी है या स्केटिंग बोर्ड है, ये चल रहा है, स्केटिंग बोर्ड रुक जाएगा तो बंदा आगे गिरेगा। क्यों गिरेगा? वो चल रहा है, चलता रहना चाहता है। गाड़ी में ब्रेक लगेगी, हम आगे गिरेंगे, हम चलते हैं, चलते रहना चाहते हैं। एकदम से एक्सलरेट करेगा, हम पीछे हो जाएंगे। हमारी बॉडी रुकी हुई थी, रुकी रहना चाहती है। गाड़ी पे तो फोर्स लगी ना, इंजन ने लगा दी, बॉडी पे नहीं लगी। तो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? रुकी चीज रुकी रहना चाहती है, चलती चीज चलती रहना चाहती है, अपोज करती है।
रुकी भी चीज चलने को अपोज करती है, उसको चलना पसंद नहीं है, चलती चीज को रुकना पसंद नहीं है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। आगे लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी को नजर आ रहा है यहां पे डस्टर? ऊपर पड़ा, ऊपर कैसे पहुंचू मैं भाई? बस हसन अली बन गया, हसन अली बन गया बाकी यार। यू आर राइट। अच्छा जनाब, बस बस बेटा बस, ओके बस। हाँ भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नो प्लीज क्वाइट। आप में से कोई IGCSE के स्टूडेंट्स हैं? ओके, आप भी IG के स्टूडेंट्स? आप भी IG? ओके, समझ आ गई। आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट है मोमेंटम, जो GC में पहले तो नहीं था, अभी भी नहीं है, मैं दोबारा भी कंफर्म कर लूँगा, चेक कर लूँगा। ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं और विदाउट मोमेंटम भी कर सकते हैं। अभी हम विदाउट मोमेंटम करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, एडेक्सल का कोई स्टूडेंट तो नहीं, एडेक्सल बोर्ड का कोई नहीं है? गुड, अच्छा हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे बेटा, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे, जो डिफरेंट चीज़ें दोनों के सिलेबस में एंड पे बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम नहीं है। हाँ भाई, जहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हुआ था वहां सेकंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट लॉ कहां पे खत्म हुआ था? रुकी चीज रुकी रहेगी, चलती चीज चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बेटी ये यहां से शुरू होता है। जब फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा? जब फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा? रुकी चीज चल पड़ेगी, चलती चीज रुक सकती है, फास्ट हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो होगा क्या? अगर रुकी चीज चलती है, ये चलती चीज फास्ट होती है, ये चलती चीज स्लो होती है, तो एक्सेलरेट करती है ना। तो बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ यहां से शुरू होता है कि जब फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और ये जो एक्सेलरेशन होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं ये लिखवाने लगा हूं आपको, तो लिखिए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इस लॉ के 3 पार्ट्स हैं, मैं बताता हूं। लिखिए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड acceleration is produced। जब फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, रुकी बॉडी चल पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चलती बॉडी फास्ट हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, अभी खत्म नहीं हुई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When force is applied, acceleration is produced in the direction of force। ये लॉ है, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। When force is applied, acceleration is produced in the direction of force। आगे, this acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। बेटा प्लीज क्वाइट। हाँ जी, ये सेकेंड लॉ है, आपको याद करना है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड in the direction, लिख ले बेटा, शाबाश। Acceleration is produced in the direction of force। This acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of the body। सॉरी क्या कह रहे हैं? मैं अभी बताता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और इस सेकेंड लॉ लिख रहे हैं आप लोग। हाँ जी, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स था, तो एक्सेलरेशन को साथ लिख लें, इसको सब्जेक्ट बना लें। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? ऐसे। अभी बताता हूं, पहले ही लिख लें। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो A इज प्रोपोर्शनल टू F ओवर M, है ना।
एफ ओवर एम, ए इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आप इसको लीनियर फॉर्म में ले आए, एम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम ए। जी, आप सबको पता है कि प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट डालते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। ये बताता हूं ना यार, देखते लोग, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए इज इक्वल टू और के डालते हैं। अच्छा बेटा, के कांस्टेंट होता है। अब आपको पता है जब 1 न्यूटन फोर्स होगी 1 kg मास पे, तो एक्सेलरेट भी 1 होगा। ये जब सारे 1 हो जाएंगे तो के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो हम के लिखते ही नहीं है, हम सिंपल क्या लिखते हैं, के की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो वी डोंट राइट के, वी राइट एफ इज इक्वल टू एम ए, हम ऐसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, के की वैल्यू 1 है। पहले मेरे बराबर आए फिर बात करते हैं, प्लीज कॉपी करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड acceleration is produced in the direction of force. This acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. अभी आपका डायनामिक्स में यही फार्मूला चलेगा, F = ma। इरेज कर दूं इसको बेटा। जी, इसकी एग्जांपल आप कह रहे थे नहीं सर। देखो बेटा, एक बॉडी है, मैं इसको फोर्स लगाता हूं यहां से लेके यहां तक, कितनी फोर्स लगाता हूं, ए से लेके बी तक मैं फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन्स। ये एक्सेलरेट करेगा, आप देखेंगे आगे जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, दोबारा अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, ए से लेके बी तक फोर्स लगाता हूं 20 न्यूटन्स। अब बताओ किस केस में, केस 1 में ज्यादा एक्सेलरेट करेगा कि केस 2 में ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगा ना। ज्यादा जोर से धक्का देंगे तो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, कम जोर से धक्का देंगे तो कम एक्सेलरेट करेगा। गाड़ी का एक्सेलरेटर कम पुश करेंगे, कम फोर्स लगेगी, कम एक्सेलरेशन होगा। गाड़ी का एक्सेलरेटर ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा एक्सेलरेट होगा। अर्तुगरुल गाजी में तीर कमान चलाते हैं ना भाव नेहरू, कम खींचेंगे तो कम स्पीड से जाएगा, ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। सही है? ओके जी। ओके, तो जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। फोर्स 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो क्या रिलेशन बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा ए और एफ का? जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसा ग्राफ बनेगा। ज्यादा फोर्स, मैथ सेम है यहां पे, जितना मैथ चाहे उसी मैथ पे। 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेट करेगा, 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो डबल एक्सेलरेट करेगा, 30 न्यूटन लगाएंगे तो 3 टाइम एक्सेलरेट करेगा। पता है सबको। नेक्स्ट, अब मैथ्स की बात करते हैं। अब मैं दोबारा बना रहा हूं ये मैथ्स के लिए। ये बॉडी है, इसका मैस है 10 kg, मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, चलिए 10 न्यूटन्स। दूसरी बॉडी है, इसका मैस है 20 kg, इस पर भी फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन्स। तीसरा केस है, मैस है 30 kg, फोर्स कितनी लगा रहा हूं 10 न्यूटन्स। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? ऑब्वियसली पहला वाला, ये ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। अब खाली कुर्सी पड़ी हुई है, 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। स्टूडेंट बैठा हुआ है, फोर्स लगाएंगे, क्या पता एक्सेलरेट ही ना करे। चलिए अगर कर भी लेगी तो कम एक्सेलरेट करेगी, हैवी है ना, कम एक्सेलरेट करेगी। तो जितना मैस ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या है, मैस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या है, कम। यहाँ पे मैस क्या है, कम, तो एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा। इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अब आपको पता है जिन क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशन होता है उनका ग्राफ कैसा बनता है? जिन क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है उनका ग्राफ कैसा बनता है? ओके बेटा, अक्सर बच्चों को नहीं आता। ए और एम का ग्राफ कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, यूं बनता है ये। सुन रहे मेरी बात? इट नेवर टच द एक्सिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा होता है, कहीं से भी स्टार्ट कर ले, बताता हूं मैं आपको, लेकिन ये एक्सिस को टच नहीं होगा। मैं अभी समझाता हूं, इसकी शेप ऐसी होती है। अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। ए और एम का ग्राफ ऐसा बनेगा। इस रिलेशन को पढ़ने के दो तरीके हैं, ऑल ऑफ यू प्लीज। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो आपने ए ले लिया वाई एक्सिस पे, एम ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये बन गया। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लिसन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। क्या मतलब?
अगर मैं यहां पे ले लूं, लिसन बेटा, इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, यहां पे ए ले लूं और यहां पे एम नहीं लूं, यहां पे क्या लूं 1/m। अब ये बन गया डायरेक्टली, बेटा सीरियस हो जाओ प्लीज। हाँ, अब ये बन गया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। मैंने इसको खाली एम नहीं लिया, 1/m लिया है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? ये 1/m है तो ऐसा बनेगा, खाली एम लेंगे तो ऐसा बनेगा। समझाता हूं कैसे आया, जरूरी है समझना। तो एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो क्लियर है। ज्यादा फोर्स लगेगी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, कम फोर्स लगेगी कम एक्सेलरेट करेगा। ज्यादा मैस होगा, हैवी बॉडी कम एक्सेलरेट करती है। आप अगर बॉलिंग कराते हैं, आप टेनिस बॉल से बॉल कराएं आपकी स्पीड निकलेगी, हार्ड बॉल से कराएं आपकी कब स्पीड निकलेगी? हार्ड बॉल भारी होती है, और अगर वही कोई मेटेलिक बॉल से बॉल कराए ना तो शायद उधर पहुंचे ही ना उस तक। क्यों? ज्यादा मैस है ना, कम एक्सेलरेट करेगी। ट्रक को जोर लगाएं आप मिलके, शायद वो एक्सेलरेट ही ना करे। कार को जोर लगाएं तो एक्सेलरेट कर लेगी। अच्छा बेटा लिसन, मैं ग्राफ समझा रहा हूं आपको। अक्सर बच्चे ना इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, अक्सर इवन समटाइम टीचर्स ये गलती कर रहे होते, पता नहीं क्यों यूं बना रहे होते हैं, ये रॉन्ग है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है? अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। इनमें क्या रिलेशन है? इनवर्स। क्या रिलेशन है बेटे? ये बेसिक चीजें हर जगह पे काम आएगी। इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो ग्राफ ऊपर से नीचे तो आएगा। देखो ना, अगर ग्राफ पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो मैंने सपोज किया कि मेरा ग्राफ इस पॉइंट से गुजरेगा, मेरा दिल कर रहा है बस इस पॉइंट से गुजरेगा। सुनो मेरी बात, ऊपर से नीचे आना है। मैंने सोचा मेरा ग्राफ इस पॉइंट से गुजरेगा। लिसन, यहां पे ए की वैल्यू क्या है? ए, और फोर्स की वैल्यू क्या है? एफ। मैस की वैल्यू, मैस की वैल्यू क्या है? एम। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। जब मैस क्या हो जाएगा? लिसन, इनवर्स रिलेशन, मैस एम से हो जाएगा 2m डबल। ये एम है ना, एम का डबल कितना होता है? 2m। जब मैस एम से 2m हो जाएगा, मैस किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिवाइड होगा 2 से। बेटा इनवर्स में क्या होता है? एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी क्या होती है? डिवाइड होती है। तो जब मैस m से 2m होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? a से a/2, a से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, पहला पॉइंट मैंने सपोज किया यहां से गुजर रहा है ग्राफ, बेटा इधर देख लो प्लीज। फिर अगला पॉइंट कैसे बनेगा? जब मैस m से 2m होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2, 0 और a के दरमियान a/2, ये बनेगा ना, डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगला पॉइंट कहां पर आएगा? अगला पॉइंट यहां से गुजरेगा ग्राफ आपका। एक पॉइंट ये आ गया, ग्राफ इस पॉइंट से भी गुजरेगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता स्ट्रेट है कि कर्व है, अभी एक और पॉइंट चाहिए। अभी तो नहीं पता 2 पॉइंट्स होंगे, कर्व बनेगा कि स्ट्रेट बनेगा। एक और पॉइंट ले लेती हैं। जब मैस किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। सुनो प्लीज, मैस हो जाएगा 4m। मैस m से क्या हो जाएगा? m से क्या हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो a क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। भाई मानते हैं ना, इनवर्स रिलेशन है ना। एक क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लाई होगी, दूसरी क्या होगी? उससे डिवाइड होगी। अच्छा जी, m 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4m हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a/4, 4 पे डिवाइड होगा। a/2 का आधा क्या होता है? a/4। ये a/4 यहां पर आएगा। ये देखो, अब जरा इनकी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, इनको ज्वाइन करो, ठीक है? ओके, वाई एक्सिस से स्टार्ट। अगर आपको मैथ्स आता है, जब किसी चीज को आप डिवाइड करें, बेटा देखो इस एक्सिस पे m की वैल्यू क्या है? m है ना, यहाँ 0 है ना। y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। आप कह रहे हो एक्सिस को टच क्यों नहीं हो रहा? ये मैथ्स है। रिलेशन क्या है? ये अगर आप किसी चीज को 0 पे डिवाइड कर लें, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड। जब मैथ्स 0 है ना, तो ग्राफ इंफिनिटी पे जाएगा। इंफिनिटी पे, इंफिनिटी ना कभी आती है, इंफिनिटी पे जाके 0 को टच होगा। यहां पे इंफिनिटी पे जाके 0 को टच होगा। इंफिनिटी कभी नहीं आती, तो आखिर में लाइन पता क्या हो जाती है? नियरली इसकी पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो जाती है, नियरली पैरेलल, एसिम्प्टोटिक लाइन। ये मैथ्स की टर्म्स है, आपको नहीं आती, आप याद करेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका बता दिया मैंने, प्रूव कर दिया स्ट्रेट लाइन नहीं है। पहले ये पॉइंट लिया, जब a एक्सेलरेशन a था, मैस m था। जब मैस m से 2m हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्सेलरेशन a से 2 से डिवाइड हो गया, यहां पे आएगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। तो जो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा याद कर लें। जो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उनका ग्राफ ऐसा बनता है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को पढ़ने के 2 तरीके हैं। लिसन,
आखिरी बात, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो अगर A और M का ग्राफ है तो ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यहां पे तो पढ़ा ना मैंने, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता था, बेटा प्लीज क्वाइट, ऐसे पढ़ता, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। एक टर्म ले लेता इसको। अब मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा, यहां पे A, यहां पे क्या लूंगा, अब ये बनेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होती है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यूं कर्व होता है, एक्सिस को टच नहीं करता। अब बोलो क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जी बेटा, यहां पे नहीं, मैथ्स के साथ जीरो नहीं दिखाते, वो एक्सेलरेशन जीरो दिखानी है, इस ग्राफ पे नहीं दिखा सकते आप ना, वो फोर्स के साथ रिलेट करेंगे उसको, F इज प्रोपोर्शनल टू A, इसके साथ करेंगे, ठीक। ओके बेटा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ा क्या है, न्यूटन लॉज। लिसन, पता होना चाहिए, फोर्सेज या तो बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, जिनमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जो बॉडीज एक्सेलरेट नहीं कर रही वो बैलेंस्ड है, जिनकी चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हैं वो इक्विलिब्रियम में है, उन पे फोर्सेस बैलेंस्ड है। और जिनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, उन पे फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। फिर हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ, रुकी चीज रुकी रहेगी, चलती चीज जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। सेकंड लॉ क्या है, सिंपल वर्ड में क्या है, A इज प्रोपोर्शनल टू F/m या F इज प्रोपोर्शनल टू, ये सेकंड लॉ है। ये सेकंड लॉ को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। स्टॉप करना।